हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के पूर्णिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2024 में दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का एईसी पेपर फर्स्ट में एमआईएल हिंदी का एग्जामिनेशंस था, तो आप सभी बच्चे आज के सेशन को जरूर ध्यान से देखिएगा। इसके साथ साथ जिस यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम होना बाकी है, वो सभी स्टूडेंट्स भी आज के इस क्लास को जरूर ध्यान से देख लेना, क्योंकि आज के इस सेशन में हम जितना क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं उसमें से आपके पेपर में भी कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। उन सभी क्वेश्चंस को मैं हाईलाइट कर दूंगा, आपको पेपर तक अच्छे तरीके से उन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। तो चलिए बच्चे, हम लोग फटाफट से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर देना, ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके और यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी वो आपको टाइम से मिल सकेगा। आइए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस देखते हैं कि किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चंस आया था और आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं, आपसे पेपर में जो क्वेश्चंस आया था वह आपके ग्रुप नंबर ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10 गो आया था। ठीक है, अब चलिए हम बारी बारी से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं और सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जब आपके पेपर में आएगा तो आप आराम से कर सकते हो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चंस कहता है कि निबंध गेहूं और गुलाब किस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये गेहूं और गुलाब निबंध की बात हो रही है, तो सबसे पहला बात तो आपको ये याद रखना है कि गेहूं और गुलाब ये जो निबंध है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप कहोगे सर राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन यहां से ये बन गया। इसके साथ देखिए, अगर हम बात करते हैं यहां पर गेहूं और गुलाब निबंध की, तो इसमें दो शब्द निकल के आता है। एक तो आपका गेहूं आता है और दूसरा बच्चे आपका क्या आता है, गुलाब आता है। हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन फिर भी इसको रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हो। देखिए गेहूं की बात करें तो इसमें जो है गेहूं आपको किसके बारे में जानकारी देता है, तो आप कहोगे सर भौतिक या फिर आर्थिक, ठीक है, या फिर कहे तो राजनीतिक, इन सभी परिस्थितियों के बारे में बताता है। समझ गए। और इसके साथ साथ देखेंगे हम लोग गुलाब की बात करें तो यह आपको सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताता है, किस प्रकार से हमारा सांस्कृतिक रूपरेखा जो प्रगति के आधार पर आगे बढ़ रही है इसके बारे में यह बताता है। तो यहां से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह तो हमारे, देखिए यहां पर जीवन के भौतिक मूल्यों के बारे में हमें बताता है और सांस्कृतिक यानी कि आध्यात्मिक पहलुओं का चर्चा करता है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चे बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आपका बच्चा अगला सवाल क्या कहता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था और काफी डीपली क्वेश्चंस को पूछा गया है। क्वेश्चंस कहता है कि शमशानी वैराग्य से निराला को किस कविता की प्रेरणा मिलती है। अब ऑप्शन क्या क्या है, एक तो है लिली, दूसरा है परमिल, तीसरा है जूही की कली और चौथा है राम की शक्ति पूजा। ये सारी रचनाएं प्यारे बच्चे किसका है, तो आप कहोगे सर यह आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अब इसमें कौन सी ऐसी रचना है जो शमशानी वैराग्य के आधार पर जो है क्या करता है, तो निराला जी को प्रेरित करता है। तो बात करें यहां पर शमशानी वैराग्य की, तो बच्चे यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका परमिल कविता। ठीक है, अब देखो परमिल कविता के अंतर्गत बताया क्या चीज गया है, तो इसमें आपको जो है मनुष्य की मुक्ति जिस प्रकार से होती है, इन्होंने बताया कि मनुष्य की मुक्ति जिस प्रकार से होती है, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति जिस प्रकार से होती है, उसी प्रकार से प्यारे बच्चे क्या है, तो कविता की भी क्या होती है, मुक्ति होती है। ठीक है, तो इस आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आपका शमशानी वैराग्य ने निराला जी को जो है परमिल कविता के माध्यम से क्या किया है, प्रेरित किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस यहां से बन जाएगा क्या है, भारत दुर्दशा कविता के कवि कौन है। यह बहुत ही इजी क्वेश्चंस था, भारत दुर्दशा कविता। तो सिंपली बात करें आपके यह क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है भारत दुर्दशा। अब देखिए पेपर में यहां से आ सकता है कि आपका जो ये भारत दुर्दशा कविता है यह किस नाटक संग्रह से संकलित है, तो यह आप कहोगे सर यह भारत दुर्दशा नाम का एक नाटक है। ठीक है, भारत दुर्दशा नाम का क्या है, एक नाटक लिखा गया था किसके द्वारा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, जिस नाटक का प्रकाशन जो है 1939 ईस्वी में होता है। कितना ईस्वी में होता है बच्चे, 1939 ईस्वी में। और ये जो आपके सिलेबस में कविता दिया गया है भारत दुर्दशा, यह इसी नाटक संग्रह से लिया गया है। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। आपका नेक्स्ट नंबर बच्चा क्वेश्चंस यहां पर पूछा गया था
कि हिंदी साहित्य का इतिहास, ये एक पुस्तक का नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो सिंपली आप लोग याद रखेंगे सर ये जो पुस्तक है बच्चे ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। पेपर में अब यह भी पूछा जा सकता है, बताइए हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का जो पुस्तक है यह कब प्रकाशित होता है? तो इसके प्रकाशन डेट की बात करेंगे तो 1929 ईस्वी में बच्चे क्या होता है? तो आपके हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक का प्रकाशन होता है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है चिंतामणि क्या है? ठीक है, चिंतामणि। तो सबसे पहली बात आपका चिंतामणि एक रचना है और यह एक बच्चा निबंध रचना है। कौन सा रचना है? आप कहोगे सर चिंतामणि एक निबंध रचना है, जो कि किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो आप कहोगे सर देखिए यहां पर सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध संग्रह। क्या हो जाएगा? निबंध संग्रह। फिर देखिए यह चिंतामणि निबंध जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? पेपर में यह पूछा जा सकता है। आप कहोगे सर यह जो है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है प्यारे बच्चे? इसके प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं तो 1939 ईस्वी में क्या होता है? इसका प्रकाशन होता है। समझ गए? चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल यहां पर कह रहा है कि सरोज की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई? अब देखो सरोज की बात हो रही है तो यहां पर सरोज जो है इसका संबंध किससे है? तो निराला जी से है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पुत्री का नाम था सरोज। ठीक है, उसकी क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है बहुत कम उम्र में, लगभग 18 से 19 वर्ष के आयु में क्या हो जाता है बच्चा? इसके पुत्री का मृत्यु हो जाता है। तो यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 वर्ष। ठीक है, अब देखिए जब इसकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के विलाप में आकर जो है यह एक शोक गीत लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? एक शोक गीत लिखते हैं। और वह गीत कौन सा है प्यारे बच्चे? आप कहोगे सर सरोज स्मृति नाम की एक रचना करते हैं निराला जी, जो कि आप यहां पर जो है उनके द्वारा उसके पुत्री के याद में लिखा गया था। किसके याद में बच्चे लिखा गया था? आप कहोगे सर पुत्री के याद में लिखा गया था। इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है बच्चे, ये आपका यहां पर ये हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सरोज स्मृति नाम की जो रचना है यह रचना प्रकाशित कब होता है? तो 1935 ईस्वी में जो है इस रचना का प्रकाशन होता है। यह भी बात आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं? अब तुलसीदास सिंपल सा क्वेश्चन था, भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है बच्चे, भक्ति काल के। एक बार आप लोग कमेंट में टाइप करना जितने भी भक्ति काल के कवि रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जो आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट वाला क्लास में करवाया था। फटाफट से बच्चे जो है आप लोग क्या करेंगे तो कमेंट में टाइप करेंगे जितने भी भक्ति काल के कवि हैं, जितने भी रीति काल के कवि हैं, जितने भी हमारे श्रृंगारिक कवि हैं, है ना, जितने भी श्रृंगारिक कवि हैं, इन सभी के बारे में आप लोग क्या करेंगे कमेंट में टाइप करेंगे। फटाफट से देखते हैं कितने बच्चों को याद है और आपने क्लास किया है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग सभी मॉडल प्रैक्टिस सेट वाला क्लास कर लेना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है बच्चे आपको हमारे मॉडल प्रैक्टिस सेट से ही देखने को मिले हैं। अब देखिए यहां पर बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चंस की। तो 9th नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो सबसे पहला क्वेश्चन बन गया कि रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने। लेकिन वहीं पर अगर आपसे रामायण के रचना के बारे में पूछा जाएगा, वैसे तो ये नहीं पूछा जा सकता लेकिन फिर भी याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बच्चे? रामायण की रचना वाल्मीकि जी के द्वारा। यह किस भाषा में इसकी रचना करते हैं? तो संस्कृत भाषा में इसकी रचना करते हैं। लेकिन देखिए रामचरितमानस की रचना जो तुलसीदास जी के द्वारा किया जाता है वो अवधी भाषा में किया जाता है। किस भाषा में बच्चे? अवधी भाषा में किया जाता है। चलो अगला सवाल जो कि 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, रामचरितमानस में सबरी कौन थी? सबरी जो कि राम भगवान को क्या करती है? जूठा बैर खिलाती है ना, जूठा फल खिलाती है, वह कौन थी? तो आप याद रखोगे सबरी जो थी प्यारे बच्चे यह आपकी जो है एक भील राजकुमारी थी। क्या थी? भील राजकुमारी। इसीलिए जो है यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका भीलनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा आपने कि 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने आपको काफी डिटेल में चीजों को करवा दिया है। पेपर में यहां से अगर पेपर में क्वेश्चंस आता है तो निश्चित ही आप लोग कर लोगे। अब आगे देखिएगा आप लोग, आगे यहां पर ग्रुप नंबर बी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे बच्चे? ग्रुप नंबर बी में आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था, जो कि काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछा गया था। नॉर्मल वे में अगर अभी तक आप तैयारी कर रहे हो या फिर किसी गेस पेपर का सहारा लेकर के तैयारी कर रहे हो,
तो पेपर में एक भी क्वेश्चंस नहीं फंसने वाला है, इस बात को याद रखिए। यहां पर काफी डिटेल, काफी गहराई से क्वेश्चंस को पूछा गया है। आइए बच्चे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस पूछा गया शॉर्ट टाइप में कि रामचरितमानस में शरणागत वात्सल्यता का वर्णन किस प्रकार किया गया है। मतलब जो शरणागत वात्सल्य है उसका चर्चा जो है रामचरितमानस में किस प्रकार से किया गया है। राम की विशेषता, ठीक है, राम की इस विशेषता के बारे में क्या करना था, आपको बताना था। तो आपको यह राम की शक्ति पूजा जो आपकी रचना है उसमें आपको डिटेल से जो रामचरितमानस है, ठीक है, रामचरितमानस को जब आप पढ़ेंगे तो बच्चे आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने इस पर कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, देख लेना। चलो आगे देखते हैं। राहुल संकृत्यायन ने अपने संस्मरण में दिनकर और अपने संबंधों को किस प्रकार से दर्शाया है। मतलब राहुल संकृत्यायन जो कि हिंदी के एक महान विद्वान थे, उन्होंने दिनकर साहब से अपना संबंध किस प्रकार जोड़कर चर्चा किया है, इसके बारे में आपको बताया गया है। चलो आगे देखो, अगला सवाल है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में कराया था कि भय निबंध जो है, ठीक है, भय निबंध में जो है इसके अंत में रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा क्या किया जाता है, तो भय से मुक्ति पाने के लिए जो है कुछ उपाय बताए जाते हैं। उस उपाय के बारे में पूछा गया है कि कैसे जो है हम भय से मुक्ति पा सकते हैं, समझे ना। यह उपाय जो है आज के समय में कितना जो है प्रभावशाली हो सकता है, इस पर आपको एक प्रसंग करना था। आगे देखो क्वेश्चंस है, बेटों वाली विधवा कहानी का समापन किस प्रकार से होता है। अब बेटों वाली विधवा ये पूरा का पूरा जो है निबंध मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जो उसका समापन होता है। समापन कैसे होता है आप देखे होंगे, उसमें क्या होती है, तो जो महिला होती है वो महिला का जो है पति मर जाता है, उसका बेटा सब उसका बात मानना बंद कर देता है। फिर बाद में जब क्या कहते हैं भोज उज होता है, ठीक है, जो उनके पिता का भोज होता है, उस भोज में जब सामान वगैरह कम जाता है तो फिर से जो है माता उसको कहती रहती है कि इतना ये चीज करो, लेकिन सब में कटौती करने के कारण क्या होता है, सब में कटौती करने के कारण उसकी जो है हिनाई हो जाती है। जो उसके द्वारा भोज किया जाता है उसमें जो है सारी चीजों की कमी देखी जाती है, इसके कारण जो है सभी जगह उसकी बदनामी हो जाती है। फिर वो अपनी माता को बात मानकर जो है उसका पूरा सम्मान करने लगती है। तो इस प्रकार से जो इसका समापन देखा जाता है, समझ गए ना। चलिए आगे देखेंगे बच्चा जी, अगला नंबर जैसे कि कहता है कि बाबर की ममता के चरित्र में कौन कौन से गुण उभर कर सामने आए हैं। मतलब बाबर की जो ममता है, बाबर की ममता जो आपका एक निबंध रचना है, उसमें जो है आपके चरित्रों का गुण किस प्रकार से उभर कर आया है। साथ में जो है इसमें आपको तत्कालीन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो है यह किस प्रकार से प्रभावशाली है, उस पर आपको प्रसंग लिखना था कि कैसे एक ममता को व्यक्त किया गया पिता और पुत्र के बीच में, है कि नहीं। चलो अगला सवाल है, प्रेमचंद्र की बेटों वाली विधवा, प्रेमचंद्र की बेटों वाली विधवा में विधवा के जीवन की चुनौतियां, ठीक है, विधवा के जीवन की क्या बच्चे चुनौती, और जो है आगे क्या कहता है, तो समाधान का क्या करना था, आपको वर्णन करना था। किस प्रकार से जो है एक विधवा के जीवन में चुनौती आती है, उसका जीवन जीना किस प्रकार का हो जाता है, बस इसके बारे में आपको बताना था। उसका समाधान क्या हो सकता है इसके बारे में बताना था। ये 7 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस बनाना था, और इन सभी 7 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है जिस यूनिवर्सिटी में आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है अभी। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की। तो यहां पर आपको जो है 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 क्वेश्चंस बनाना था। सबसे पहला, भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का किस प्रकार से चित्रण किया है। अब भारत दुर्दशा मतलब भारत जब गुलामी की स्थिति में था, है ना, जब गुलाम था भारत, उस समय हमारे भारत की जो राजनीतिक रूपरेखाएं कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसा था, उसके बारे में यहां पर चर्चा करना था। अगला सवाल में पूछा गया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राज्य ने अपनी रखवाली की, देखिए मिसटाइपिंग हो गया यहां पर, राज्य ने अपनी रखवाली की, क्या है, राज्य ने अपनी रखवाली की। इसमें किस प्रकार के राज्य की विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। मतलब ये जो आपका कविता है राज्य ने अपनी रखवाली की, इस कविता में राज्यों की किस प्रकार की जो है क्या कहते हैं विडंबनाओं का चित्रण किया गया, उसको बताना था। आगे, बापू नमक संग्रह में दिनकर ने
गांधी जी के व्यक्तित्व को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, तो यहां पर गांधी जी के व्यक्तित्व को बताना है। अगला सवाल है वर्तमान समय में हिंदी दिवस की क्या प्रासंगिकता है, अपने विचार में स्पष्ट करें। मतलब हिंदी दिवस का जो है क्या इंपॉर्टेंस है, हमको इसके बारे में बताना था। और अगला जो आपका टिप्पण लेखन की प्रक्रिया के बारे में आपको बताना था, टिप्पण लेखन किस प्रकार से किया जाता है। यह सब आपको मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, सारा क्लास देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूर्णिया यूनिवर्सिटी में बच्चे ये क्वेश्चंस तो पूछे गए थे, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है प्यारे बच्चे, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि इन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, तो सभी का आंसर जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हम बात करते हैं तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है जरा सा उस पर अगर फोकस करें तो सबसे पहले यहां पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में देख लीजिए, ये क्वेश्चंस अधिकांश यूनिवर्सिटी में आ सकती है। इस बात को नोट कर लो आप लोग, जहां नोट करना है वहां नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपको जो है पूछने की पूरी संभावनाएं हो सकती है। दूसरा आपका टिप्पण लेखन भी पूछा जा सकता है, ये हिंदी दिवस की प्रासंगिकता पर विचार स्पष्ट करें। ये 3 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए जो है बच्चे इंपॉर्टेंट रहेगा। शॉर्ट टाइप की अगर हम बात करेंगे तो देखिए शॉर्ट टाइप में भी कई सारे क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछने की पूरी संभावनाएं हो सकती है। जैसे कि हम बात करें बच्चे यहां पर देखिए तो आपका एक तो ये रामचरितमानस वाला क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। बेटों वाली विधवा से तो आप क्वेश्चंस निश्चित तैयार कर लोगे। ये भी भय निबंध के समापन में किस प्रकार से जो है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा मुक्ति पाने के बारे में बताया गया भय से, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, ताकि पेपर में जब क्वेश्चंस आएगा ना तो आप सीधे पेपर की खोपड़ी में छेद कर पाओगे बच्चे। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि आज का जो ये क्लास रहा था एक छोटा सा, आपको कैसा लगा। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं बच्चे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। साथ में आपको किस सब्जेक्ट्स की क्लास अब चाहिए है आप लोग एक बार कमेंट में टाइप कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उस पूरे सब्जेक्ट्स का क्लास एक बेहतरीन ढंग से आपको उपलब्ध करा सकूं। सेशन को बच्चे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।